तो स्वागत है आप लोगों का। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई जो है लगातार कर रहे होंगे। तो मेरा जो कल लेक्चर था वो कुछ मैं आपको बता ही रहा था, उसी समय जो है कुछ टेक्निकल इशू आ गया जिस कारण से मेरा लेक्चर पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और मैं तो पूरा रिकॉर्ड कर दिया लेकिन वो बहुत ही कम समय तक रिकॉर्ड हो पाया, उसके बाद जो है पूरा रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। पता नहीं क्या कारण था। इस कारण से तो चलिए आज जो है हमारा आज हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो है हमारा केमिस्ट्री का ये हमारा लास्ट ही चैप्टर था, तो आज हमारा केमिस्ट्री क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम बायोलॉजी की ओर बढ़ेंगे। क्या कहाँ बढ़ेंगे? बायोलॉजी की ओर बढ़ेंगे। तो कल मैंने आप लोगों को क्या बता दिया था? तो कल मैं आपको लोगों को जो सहसंयोजी बंध बता रहा था, क्या सहसंयोजी बंध बता रहा था, उसी समय जो हमारा क्लास बंद हो गया था, सहसंयोजी बंध। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने उस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये था हमारा सहसंयोजी बंध। क्या था हमारा? यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये था हमारा सहसंयोजी बंध। तो देख लीजिए सहसंयोजी बंध क्या होता है। सहसंयोजी बंध होता है इलेक्ट्रॉन का साझा करके बनाया गया बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन का साझा करके बनाया गया बॉन्ड। तो देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। कौन साझा करेगा? कार्बन और हाइड्रोजन जो है अपने बीच में इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। क्यों साझा करेगा? क्योंकि जो है पहला देख लीजिए यहाँ पे हाइड कार्बन के परमाणु में जो है, कार्बन के जो है पायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अष्टक पूरा करने के लिए उसको कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तब ना ये 8 पूरा हो जाएगा। देख लीजिए ये 8 पूरा होगा, तो इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन कोई भी जो है तो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। तो जिस कारण से वो क्या करेगा, वो जिस कारण से ये किसी से जो है इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। तो इसीलिए जो ये बोलेगा हाइड्रोजन को जो अपना परमाणु हमको दे दो, अपना इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। लेकिन हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसको भी क्या चाहिए? इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर ये एक इसको किसी को दे करके स्टेबल तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। तो ये बोलेगा ये कार्बन हाइड्रोजन भैया हमको पूरा इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। तो हाइड्रोजन बोलेगा ना भाई हम नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम दिए तो हम खुद ही अनस्टेबल हो जाएंगे। अनस्टेबल क्या, हम तो गायब ही हो जाएंगे, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो इसलिए ये क्या करेगा, इसलिए ये दोनों बोलेगा जो चलिए भैया दोनों गोटा साझा कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तब ये क्या करेगा, तब देख लीजिए ये क्या करेगा, जो देख लीजिए ये हाइड्रोजन के एक परमाणु के साथ ये साझा कर लेगा। ये आप हाइड्रोजन जो है कार्बन के दूसरे परमाणु से दूसरे इलेक्ट्रॉन से जो है इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। ये तीसरे से, ये जो है तीसरे से कर लेगा, ये चौथे से कर लेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया। अब कार्बन कैसे स्टेबल होगा? तो कार्बन के स्टेबल होने के लिए देख लीजिए ये हाइड्रोजन को जो है सारे इलेक्ट्रॉन को जो है सारे इलेक्ट्रॉन से जो है अपना बॉन्ड साझा कर लेगा। तो देख लीजिए अब हाइड्रोजन का भी हमारा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और सॉरी कार्बन के जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे गए, तो उनका क्या हुआ, उनका अष्टक पूरा हो गया। तो उनके बाद जो है हाइड्रोजन को कितना चाहिए? हाइड्रोजन को दो दो चाहिए। तो देख लीजिए इसका भी 2 पुर गया, 1 2। ये हाइड्रोजन का भी 2 पुर गया, इस हाइड्रोजन का भी 2 पुर गया और इस हाइड्रोजन का भी 2 पुर गया। तो देख लीजिए इसी प्रकार हमारा क्या होता है, इसी प्रकार हमारा सहसंयोजी बंध होता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो ये टॉपिक है सहसंयोजी बंध कोवैलेंट बॉन्ड वो जो है समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद है हमारा कार्बन के अपरूप। क्या है हमारा? कार्बन के अपरूप। तो जैसे मैंने आप लोगों को जो है ऊपर बताया था, जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, जो कुछ ऐसे सामान्यतः सभी कार्बन क्या होते हैं, सामान्यतः सभी कार्बन जो है, सामान्यतः सभी कार्बन जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। सामान्यतः मैंने क्यों बताया था? क्योंकि कुछ ऐसे अपवाद है कार्बन के जो है विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। तो उसी में से हमारा है कुछ अपरूप, जिसमें हमारा हो जाता है
ग्रेफाइट जो है हमारा विद्युत का सुचालक। तो कार्बन के कितने अपरूप है? कार्बन के 3 अपरूप है। पहला हमारा हीरा, पहला हमारा क्या है? हीरा। ये क्या होता है? ये अत्यधिक कठोर होता है। हीरा आप लोग देखिएगा तो जैसे आप लोग क्या चीज़ देखिएगा जो आप लोगों को हीरा समझ में आ जाए, तो डायमंड की संरचना के हीरा आप लोगों को तो ध्यान में होगा ही। चलिए, उसके बाद हीरा क्या होता है हमारा? हीरा अत्यधिक कठोर होता है एवं वो पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब हीरा से जो होके जो है, हीरा से होके हमारा प्रकाश जो है आर पार हो जाता है। और हीरा जो हमारा होता है वो 3D डायमेंशनल होता है। क्या होता है हमारा? हीरा जो होता है त्रिआयामी संरचना होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल होता है, यानी कि 3D होता है। और विद्युत का चालकता में क्या हो जाएगा? हीरा हीरा विद्युत का कुचालक हो जाएगा। और दूसरा हमारा प्रूफ है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो चिकना होता है, फिसलनदार होता है, ग्रेफाइट अगर आप देखिएगा तो ग्रेफाइट जो होता है वो पेंसिल में जो काला काला रहता है वही हमारा ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट कैसा होता है? वो अगर आप उसको छुइएगा तो वो बहुत आपको चिकना नजर आएगा, वो बहुत ही चिकना होगा, उस पर कोई खुरदुरु नहीं होगा, खुरदुरा सतह नहीं होगा, उसका सतह क्या होगा? पूरा चिकना होगा। और वो क्या होगा? वो फिसलनदार होगा और उसका षष्ठकोणीय वाली संरचना होगी, यानी कि उसका जो है संरचना कैसी होती है? षष्ठकोणीय होती है संरचना। और ये क्या होता है? ये विद्युत का सुचालक होता है। एक हमारा हो जाता है फुलेरीन। फुलेरीन जो होती है वो फुटबॉल जैसी संरचना होती है। फुटबॉल जैसी संरचना किसकी होती है? फ्लोरीन की। अगर पूछ लीजिए एक फ्लोरीन में कितने कार्बन होते हैं तो उसमें जो है 60 कार्बन होते हैं। इसको ये जो है विद्युत का कुचालक होता है। सामान्यतः ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक। अगर शायद आप इसमें जो है आप हीट बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा? ये विद्युत का सुचालक हो जाएगा। तो जैसे देख लीजिए, ग्रेफाइट विद्युत का चालक है जो कि अधिकांश अधातुओं के विपरीत एक महत्वपूर्ण अधातु है। महत्वपूर्ण अपवाद है क्योंकि सभी जो है कार्बन क्या है कि हमारा कार्बन जो है अधातु है, और अधातु क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन कार्बन अधातु का ही तो ये अपरूप है, यानी कि कार्बन का ही तो अपरूप है ये ही ग्रेफाइट। तो फिर ये हमारा विद्युत का सुचालक हो गया। तो इसीलिए बोला जाता है जो ग्रेफाइट जो होता है वो अधातुओं में अपवाद होता है। उसके बाद हमारा होता है श्रृंखलन। कार्बन की विशेषता श्रृंखलन, यानी कि किसी का साथ श्रृंखला बनाना, जैसे हम मानव श्रृंखला बनाते थे उसी प्रकार देख लीजिए। ये श्रृंखला एक ये हो गया, एक श्रृंखला हमारा ये हो गया, एक श्रृंखला ये हो गया, एक श्रृंखला ये हो गया। देख लीजिए, एक हमारा श्रृंखला है सीधा श्रृंखला, एक हमारा है ऊपर नीचे श्रृंखला, यानी कि इसको शाखा श्रृंखला बोलते हैं। तो कार्बन की विशेषता, चलिए तो हम श्रृंखलन के बारे में देख लेते हैं। श्रृंखलन क्या? कार्बन परमाणुओं में आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने की अद्वितीय क्षमता है जिसे श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन परमाणु क्या होते हैं? कार्बन आपस में ही जुड़ के जो है बहुत लंबी श्रृंखला बना लेती है। बहुत लंबी मतलब बहुत ही लंबी। जैसे हम लोग, अगर आप मानव श्रृंखला में कभी गए होंगे तो हाथ पकड़ के जो है इतना लंबा श्रृंखला बन जाता था, वही जो होता है हमारा मानव श्रृंखला की तरह ही कार्बन जो होता है अपने कार्बन परमाणु के साथ जुड़ करके जो है बहुत लंबी श्रृंखला बना लेता है, जिसे क्या कहते हैं हम? श्रृंखला। सीधा याद रखिए, जो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच बनी श्रृंखला कार्बन श्रृंखला कहलाती है। ये श्रृंखला सीधी हो सकती है, शाखा युक्त हो सकती है, बलय संरचना होती है। सीधी यानी कि ये देख लीजिए कार्बन कार्बन, ये सीधा क्या? शाखा युक्त संरचना। ये देख लीजिए, ये हो गया हमारा शाखा युक्त संरचना, ये भी हो गया हमारा शाखा युक्त संरचना, और ये हो गया हमारा ये जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा शाखा युक्त संरचना। ये देख लीजिए, ये जो है हमारा, ये है हमारा चक्रीय संरचना। क्या है हमारा? ये है चक्रीय संरचना। इसी प्रकार बोला जाता है कार्बन कार्बन अत्यधिक आवंध अत्यधिक प्रबल और अस्थायी होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच जो ये बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच ये जो बॉन्ड है, ये क्या होता है? ये बहुत ही मजबूत होता है। क्या होता है? बहुत ही मजबूत, और बहुत क्या होता है? अस्थाई होता है। बहुत ही मजबूत और अस्थाई होता है, यानी कि ये जल्दी से टूट नहीं पाता है, जिस कारण से कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है हमारा? बहुत जल्दी से जो है अभिक्रिया हो जाती है। अगर इसको जो है आप तोड़ने जाइएगा तो बहुत जल्दी ये नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच जो होता है बॉन्ड जो होता है बहुत ही मजबूत होता है। और क्या होता है? ये अस्थाई होता है। अस्थाई क्या होता है? अस्थाई।
इसी प्रकार अगर श्रृंखलन का गुण का जो है सिलिकॉन से जो तुलना कीजिएगा तो सिलिकॉन भी हाइड्रोजन के साथ श्रृंखला बनाता है, लेकिन वह केवल 7-8 परमाणु तक ही सीमित होती है और कम अस्थायी होता है। तो सिलिकॉन भी जो है हाइड्रोजन के साथ मिलके जो है श्रृंखला बनाता है, लेकिन वो श्रृंखला कैसी होती है, वो श्रृंखला 7-8 परमाणुओं तक ही होती है। लेकिन कार्बन का परमाणु जो होता है वो बहुत ही होता है, यानी कि अनंत कार्बन का परमाणु होता है। और कार्बन का जो है बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, कार्बन का बॉन्ड जो है मजबूत होता है और अस्थायी होता है, लेकिन इसका बॉन्ड जो होता है कम अस्थायी होता है। तो यही श्रृंखलन का गुण ही है जिस कारण से हमारे जो है हमारा जो है पृथ्वी पर जो है कार्बनिक यौगिक संख्या जो है कार्बनिक यौगिक की संख्या जो है लाखों में है। तो इसी गुण के कारण कार्बन प्रकृति में कार्बन यौगिकों की संख्या लाखों में। तो ये तो हो गया हमारा कार्बन का श्रृंखलन गुण। तो इसके बाद हमारा आ जाता है जो, ये तो हो गया कार्बन के बारे में पढ़ाई। अगर कभी आप लोगों से कोई पूछ ले जो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कितने प्रकार के होता है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिलकर बना यौगिक क्या हमारा होता है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन अगर आप पूछ ले जो हाइड्रोकार्बन सॉरी थोड़ा माफ कीजिएगा, हाइड्रोजन जो है सॉरी हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन यौगिक 2 प्रकार का होता है, एक होता है हमारा संतृप्त यौगिक और एक होता है हमारा असंतृप्त यौगिक, यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो संतृप्त यौगिक क्या होता है, संतृप्त यौगिक वैसे यौगिक होते हैं जिसमें जो है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं संतृप्त यौगिक। ये यौगिक अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होते हैं, यानी कि ये अभिक्रिया बहुत कम अभिक्रिया करती है, लेकिन बहुत कम अभिक्रिया करती है। और दहन के बारे में बात किया जाए तो ये दहन ये जलने पर स्वच्छ नीली ज्वाला देते हैं। क्या देते हैं, स्वच्छ नीली ज्वाला देते हैं, यानी कि ये जलने पर कैसी ज्वाला देते हैं, ये जलने पर स्वच्छ नीली ज्वाला देते हैं, यानी कि ये बहुत अच्छे तरीके से जल पाती है। इससे जो है काला धुआं नहीं निकल पाता है। जैसे हमारा हो गया मीथेन, जैसे हमारा होगा एथेन, ये सब के बीच हमारा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे मीथेन एथेन यानी कि ए के बीच जो होता है मेथेन, वाले में जो जो होता है, यानी कि मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेक्टेन, ये सब जो हमारा होता है ये सब हमारा होता है असंतृप्त यौगिक, जिसमें लास्ट में लगा रहे, लास्ट में लगा रहे, वो कौन सा यौगिक होता है, वो हमारा संतृप्त यौगिक होता है। और उनके बीच कैसा बॉन्ड होता है, उनके बीच हमारा जो है सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये हो गया हमारा संतृप्त यौगिक। इसके बारे में बात किया जाए तो इसके आगे है हमारा असंतृप्त यौगिक। और असंतृप्त यौगिक में होता है कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध होता है या त्रिबंध होता है, या तो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ये सभी से जो है बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं। अगर ये जलेगा तो ये जो है ये जलने पर पीली और काले धुएं वाले ज्वाला देते हैं। अगर पूछा जाए जो स्वच्छ दहन क्या होता है और अस्वच्छ दहन, अगर पूरी तरह से जल जाएगा, अच्छी तरीके से जलना क्या होता है, जब वो नीली ज्वाला देता है। अगर वो अच्छी तरीके से नहीं जल रहा है तो वो क्या होगा, जलने पर पीली ज्वाला देगा और काला धुआं देगा। तो संतृप्त यौगिक जलने पे क्या होता है, स्वच्छ जलता है, और असंतृप्त यौगिक जलने पे जो है अच्छी तरीके से नहीं जलता है, अस्वच्छ जलता है। तो ये जलने पर क्या हो देता है, असंतृप्त यौगिक जलने पर पीली और काली धुआं देता है। उदाहरण के लिए मेथेन इथीन एथाइन, ये सब हो गया हमारा असंतृप्त यौगिक। जिस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया जो लास्ट में जुड़ा रहा है वो क्या हो गया हमारा संतृप्त यौगिक। और जिसमें और लगा रहे, और लगा रहे, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा असंतृप्त यौगिक। तो संतृप्त यौगिक कौन होता है, जिसमें लगा रहे, और असंतृप्त यौगिक जिसमें और लास्ट में लगा रहे। जैसे देख लीजिए इथाइन ETHYENE, इथाइन, एथाइन ETHYNE, एथाइन, ये सब हमारा देख लीजिए, इसके पीछे ENE, इसके पीछे YNE। अगर बात किया जाए मेथेन,
मेथेन, एन ई यहाँ पे है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, मेथेन, एन ई, तब संतृप्ति होगी। एथीन, ई एन ई, तब क्या हो जाएगा हमारा, असंतृप्ति होगी। एथाइन, वाई एन ई, तब क्या हो जाएगा हमारा, असंतृप्ति होगी। तो सिंपल याद रखिए, ए एन ई जो पहले आता है, ए क्या आता है पहले, तो जो पहले आया वो क्या हो गया हमारा, वो पहले आ गया, वो हो गया संतृप्ति होगी। ये ए एन ई आया तो ये ए एन ई क्या हो गया, संतृप्ति होगी। और ई एन ई और वाई एन ई क्या हो गया, असंतृप्ति होगी। तो ये हो गया हमारा संतृप्ति यौगिक और असंतृप्ति यौगिक। इसके बाद हमारा है, इसके बाद हमारा है स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर यानी कि समावयवता, संरचनात्मक समावयवता। समावयवता क्या होता है देख लीजिए, जिसका समान आणविक सूत्र हो। आणविक सूत्र तो संरचनात्मक समावयवता क्या होता है, जिसका आणविक सूत्र तो समान हो लेकिन भिन्न संरचना हो। जिसका आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं हम, संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्यूटेन, ब्यूटेन यानी कि C4H10, इसके क्या है, दो समावयवी है। पहला है हमारा एन ब्यूटेन, क्या है हमारा, एन ब्यूटेन, और दूसरा है हमारा आइसोब्यूटेन। दोनों का संरचना सेम ही है, यानी कि सूत्र दोनों का सेम ही है, C4H10। लेकिन देख लीजिए एन ब्यूटेन क्या होता है, ये सीधी श्रृंखला होते हैं, देख लीजिए ये सीधी श्रृंखला होते हैं। लेकिन आइसोब्यूटेन के बारे में बात किया जाए तो आइसोब्यूटेन क्या होता है हमारा, शाखायुक्त श्रृंखला होते हैं। क्या होती है, शाखायुक्त श्रृंखला होती है। जैसे देख लीजिए ये तीन कार्बन, तीन जो है कार्बन नीचे होता है और एक कार्बन जो होता है ऊपर होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, समावयवता। समावयवता क्या होता है, जिसका आणविक सूत्र तो समान होगा, क्या आणविक सूत्र समान होगा लेकिन संरचना क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। देख लीजिए ब्यूटेन का आणविक सूत्र C4H10 ही रहेगा, लेकिन उसका देख लीजिए पहले यहाँ पे जो है शाखा में है, यानी कि सीधी श्रृंखला में, तो वो क्या हो गया हमारा, एन ब्यूटेन यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन। और उसी प्रकार हमारा हो गया तीन तो श्रृंखला में और एक शाखा में आ जाए तब वो क्या कहा जाएगा हमारा, तब वो क्या कहा जाएगा हमारा, आइसोब्यूटेन। क्या कहा जाएगा हमारा, आइसोब्यूटेन कहा जाएगा, सॉरी, तो आइसोब्यूटेन कहा जाएगा वो हमारा। देख लीजिए कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ साथ समावयव की संख्या भी बढ़ती है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या अगर लगातार बढ़ाइएगा तब क्या हो जाएगा, हमारा समावयवता की संख्या जो है, संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमर, वो क्या हो जाएगा, लगातार बढ़ता रहेगा। तो ये था हमारा संरचनात्मक समावयवता। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद है हमारा फंक्शनल ग्रुप। क्या है हमारा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, किसी भी यौगिक के जो है, किसी भी यौगिक के लास्ट में जो लगा रहता है, जैसे मान लीजिए हमारा C2H5OH है, तो ये क्या हो गया हमारा, पीने वाला दारू। इसको क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं हम इसको इथाइल अल्कोहल। तो ये क्या हो गया हमारा, देख लीजिए C2H5, ये तो हो गया हमारा C2H5 हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा आर यानी कि एथीन हो गया, शायद एथीन हो गया। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो OH हमारा क्या हो गया, OH हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप। OH क्या हो गया हमारा, फंक्शनल ग्रुप। तो इसके बाद अगर बात किया जाए तो वो OH हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप। देख लीजिए क्या बोल रहा है हमारा, विषम परमाणुओं का वह समूह जो यौगिक को विशेष रासायनिक गुण प्रदान करता है। एक ही फंक्शनल ग्रुप यानी कि कार्यात्मक समूह वाले सभी यौगिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। एक ही कार्यात्मक समूह के सभी यौगिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसे देख लीजिए हैलोजन, हैलोजन का सूत्र क्या होता है, Cl Br होता है। इनमें सफिक्स क्या जोड़ा जाता है, इनमें सफिक्स जोड़ा जाता है क्लोरो या ब्रोमो, यानी कि पीछे क्या जोड़ा जाता है, पीछे क्लोरो या ब्रोमो जोड़ा जाता है। उसी प्रकार एक हमारा कार्यात्मक समूह है अल्कोहल, उसका उसमें जोड़ा क्या जाता है, उसमें OH जोड़ा जाता है और उसमें सफिक्स यानी कि उसके पीछे क्या लगाया जाता है, ऑल। जैसे एल्कोहल, बेंथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो उसके पीछे क्या लगाया जाता है, प्रोपे ऑल लगाया जाता है। कारण एल्कोहल के पीछे क्या लगाया जाता है, ऑल लगाया जाता है। उसी के प्रकार है हमारा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड यानी कि CHO, इसके पीछे अल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, अल लगाया जाता है। उसी प्रकार है हमारा कीटोन, कीटोन जो होता है C+O होता है, उसके पीछे यानी कि सफिक्स उसमें क्या लगाया जाता है, ओ लगाया जाता है। उसके बाद होता है हमारा कार्बोक्सिलिक समूह। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह, वो क्या होता है COOH। क्या होता है COOH, इसके पीछे क्या लगाया जाता है, ओइक एसिड, जैसे मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ये सब हमारा क्या हो गया, ये सब हमारा हो गया
कार्यात्मक समूह। तो चलिए, उसके बाद हमारा हो गया समजातीय श्रेणी। क्या है हमारा? समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होता है? यौगिक की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार का कार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। क्या होता है हमारा? यौगिक की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन में स्थित हाइड्रोजन के एक ही प्रकार का कार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। यानी कि एक ही जो है कार्यात्मक समूह को प्रतिस्थापित करे, वो क्या हो जाएगा हमारा? समजातीय श्रेणी। किन्हीं दो क्रमागत या दोनों के बीच जो है सीधे समजातीय श्रेणी। ऊपर वाला आप नहीं भी याद रखिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे वाला याद रखिए, जो किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच आणविक सूत्रों में सदैव CH2 का अंतर होता है। क्या होता है? CH2 का अंतर होता है। यह 14 यूनिट द्रव्यमान का अंतर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं जो समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी सिंपल क्या है? जिसमें दो तत्वों के बीच CH2 का अंतर होता है, वो हमारा क्या होता है? समजातीय श्रेणी। इनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण में बदलाव दिखाई देता है। जैसे एल्केन समूह, देखिए CH4 C2H6, उसके बाद प्रोपेन C3H8, देखिए CH4 और फिर इसमें एक कार्बन जुड़ा, तो ये क्या हो गया हमारा? देख लीजिए, एक कार्बन जुड़ा तब हो गया C2, और H जो है 2 जुड़ा तब हो गया C6। इसी प्रकार देखिए 2 से 3 हुआ तो कितना? 1 परमाणु जुड़ा। 6 से 8 हुआ तो 2 परमाणु जुड़ा। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया समजातीय। ये तीनों हमारा क्या हो गया? समजातीय श्रेणी, क्योंकि इन सब के बीच क्या अंतर है? ये इनके बीच अंतर है CH2 का अंतर है। तो समजातीय श्रेणी सिंपल याद रखिए। समजातीय श्रेणी क्या होता है? वैसा श्रेणी जिनके बीच CH2 का अंतर होता है। तो वैसा श्रेणी जिनके बीच CH2 का अंतर होता है वो क्या होता है हमारा? कार्यात्मक समूह। क्या होता है हमारा? कार्यात्मक समूह। तो उसी प्रकार है हमारा रासायनिक गुण या दहन। क्या है हमारा? रासायनिक गुण या दहन। रासायनिक गुण, सॉरी, क्या हमारा? रासायनिक गुण या दहन। तो क्या होता है? कार्बन जो है कार्बनिक यौगिक जो है ऑक्सीजन में जलकर उष्मा देता है, प्रकाश देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक को जो है अगर आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराइएगा तब वो क्या देगा? वो जो है उष्मा देगा, उसके बाद जल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ये सभी देगा। तो देख लीजिए, जैसे हमारा मीथेन है CH4, अगर उसको जो है O2 के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो CO2 दिया, उसके बाद जल दिया, उसके बाद उष्मा एवं प्रकाश दिया। नीली क्या होता है? नीली स्वच्छ ज्वाला होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो नीली क्या होता है? नीली हमारा स्वच्छ ज्वाला होता है। संतृप्त यौगिक क्या होता है? जिसमें ANE लास्ट में लगा रहे, यानी कि मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब हमारा क्या हो गया? संतृप्त यौगिक। और संतृप्त यौगिक के बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो संतृप्त यौगिक पर्याप्त वायु में पूर्ण दहन करते हैं और नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। जैसे LPG हमारा क्या हो गया? जिसमें LPG जो हमारे गैसों में जो घर होता है वो क्या होता है हमारा? LPG। तो LPG जब जलता है तो क्या उससे राख निकलता है? यानी कि आप जब उस पर खाना बनाइएगा तो पीछे जो है कालिक लगता है बर्तन पे? नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो जो है स्वच्छ ज्वाला देते हैं, यानी कि नीली ज्वाला देते हैं। नीली ज्वाला को क्या कहा जाता है? स्वच्छ ज्वाला। उसी प्रकार है हमारा पीली या शाखायुक्त ज्वाला। क्या होता है हमारा? पीली या शाखायुक्त ज्वाला। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन काले और पीले ज्वाला के साथ जलते हैं। वायु की कमी होने पर संतृप्त यौगिक कालिक हो जाते हैं। संतृप्त यौगिक क्या हो जाता है? संतृप्त यौगिक जो हमारे वो काले हो जाते हैं। तो पीली ज्वाला को क्या कहते हैं? पीली ज्वाला जो जिससे निकले उसको हम बोलते हैं अपूर्ण दहन। और जिसमें नीली ज्वाला निकले उसको क्या कहते हैं? पूर्ण दहन। तो अपूर्ण दहन का खतरा क्या होता है? अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप अत्यधिक जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होते हैं जो प्राणघातक होते हैं। यानी कि अगर अपूर्ण दहन हो रहा है तो उससे लगातार क्या निकलेगा? उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा चीज़ है जो हमारे हीमोग्लोबिन, जो हमारे शरीर के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, उससे जो है बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है। जितना तेज़ी से अभिक्रिया हमारा जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से नहीं करता है, उससे तेज़ी से अभिक्रिया हमारा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड करता है हीमोग्लोबिन से।
तो इसलिए जो बोला जाता है, जो रात में जो है किसी भी चीज़ को धुआं करके जो है नहीं सोना चाहिए, क्योंकि धुआं करने से क्या होता है, हमारा अपूर्ण दहन होता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, अगर वो जो है हमारा हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करेगा तो क्या हो गया, हमारा हमारे लिए जो प्राणघातक हो सकता है। तो ये था हमारा रासायनिक दहन। कार्बनिक यौगिक जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या देगा। उसके बाद नीली ज्वाला यानी कि पूर्ण दहन क्या होता है, अपूर्ण दहन क्या होता है, पूर्ण दहन का खतरा क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया। इसके बाद जो है हमारा, इसके बाद हमारा अन्य महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अन्य महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया, अन्य महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया जैसे हो गया ऑक्सीकरण। जैसे मैंने आपको लोगों को जो है केमिस्ट्री में जो है जब शुरू किया था, मैंने आपको रासायनिक संयोजन, रासायनिक अभिक्रिया, उसमें मैंने आपको बताया था ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है, दहन के अतिरिक्त कार्बन यौगिक को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इसका उपयोग जो कहाँ किया जाता है, क्षारीय KMnO4 द्वारा एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तन। एल्कोहल जो का जो क्या किया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो है परिवर्तन किया जाता है। योगात्मक एडिशन क्या होता है, असंतृप्त यौगिक में निकेल और प्लेटियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का जुड़ना। यानी कि असंतृप्त यौगिक में जो है निकेल या प्लेटियम, जो ये दोनों क्या होता है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करता है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया को जो है तेज कर देता है। उपस्थिति में क्या करेगा, हाइड्रोजन का जो है हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण पर ठोस वनस्पति घी बनाने में। तो वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, योगात्मक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा प्रतिस्थापन। संतृप्त यौगिक जैसे मेथेन में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन परमाणुओं का क्लोरीन द्वारा एक एक करके प्रतिस्थापित होना। एक एक करके क्या होना हमारा, एक एक करके एक एक करके जो है प्रतिस्थापित होना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्रतिस्थापन। तो इसके बाद जो है ये हमारा चैप्टर जो है खत्म हो गया। तो थैंक यू। तो हमारा जो है केमिस्ट्री का जो है चैप्टर, केमिस्ट्री जो है वो जो है केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। केमिस्ट्री क्या हो गया, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अब जो है हम अगर PYQ करेंगे, जो हमारा कॉन्सेप्ट बच गया वो हम PYQ की सहायता से क्या करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर देंगे। यानी कि जो टॉपिक हमारा आप लोगों को लगता है जो बच गया और वो एग्जाम में पूछा गया है, तो हम जब PYQ करेंगे तो मैं उस समय ही आप लोगों को जो है वो बता दूंगा। तो अब PYQ का जो लेक्चर आएगा आप उसको देखना नहीं मत भूलिएगा। तो तब तक अपना जो है पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं हम आपसे जो है अब बायोलॉजी के जो है सब्जेक्ट में, जब हमारा बायोलॉजी का लेक्चर जो शुरू होगा। हो सकता है जो हमारा लेक्चर 1-2 दिन डिले आए, क्योंकि मेरा जो है थोड़ा तबीयत जो है वो ख़राब है। जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब उसके बाद जो है हम आप लोगों को लगातार लेक्चर देते रहेंगे। तो तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।